गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंदु आसेरी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज हम बात करेंगे आवृत्ति बंटन की। हमने पिछले वीडियो में भी आवृत्ति बंटन के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि एक चर और उससे संबंधित यदि आंकड़े दिए हुए हों तो उनकी आवृत्ति बंटन किस प्रकार से निकाली जाती है। आज हम बात करेंगे दो चरों के लिए आवृत्ति बंटन। दो चर अर्थात जैसे x और y, कोई भी दो चर हो सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में किसी के मार्क्स और स्टैटिक्स में किसी के मार्क्स, हिंदी में किसी के मार्क्स और अंग्रेजी में किसी के मार्क्स, किसी की लंबाई चौड़ाई, तो कोई भी दो चर हो सकते हैं। यदि दो चर और उनसे संबंधित आंकड़े हैं तो हम उनका आवृत्ति बंटन किस प्रकार से निकालेंगे ये हमें देखना है। कभी-कभी विभिन्न तथ्यों को दो दो माप या मूल्यों के आधार पर निकाला जाता है। उन्हें लेकर एक आवृत्ति सारणी में व्यवस्थित करना होता है। इस प्रकार समान मदों की संख्या के दो चर मूल्यों के माप के आधार पर जिस आवृत्ति सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम दो चरों के लिए आवृत्ति बंटन या द्विचर आवृत्ति सारणी कहते हैं। इस द्विचर आवृत्ति बंटन को तैयार करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स देखने होते हैं। सबसे पहले जो हमारे दो चर हैं उनसे संबंधित आंकड़ों के आधार पर वर्गांतर निश्चित किए जाते हैं। अगर वर्ग है तो वर्गांतर निश्चित किए जाएंगे, नहीं तो उनकी जो संख्या है उसके आधार पर x और y निर्धारित किए जाते हैं। जैसे व्यक्तियों की लंबाई जो है 150 से 152 भी हो सकती है, 152 से 154, 160 से 162 सेंटीमीटर, तो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। और दूसरा, अगर मान लीजिए चर हमारे पास भार हो तो भार जो है वो 25 किलो से लेके 80 किलो तक या 20 किलो से लेके 100 किलो तक जाता है, तो हमारे वर्ग 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5 का डिफरेंस यदि लें तो 25 से 30, 30 से 35 इस तरह से बन सकते हैं। अर्थात हमें ग्रुप्स बनाने होंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से ग्रुप्स बनेंगे। एक चर के वर्गांतर पहले स्तंभ या कॉलम में और दूसरे चर के वर्गांतर ऊपर की ओर स्तंभ शीर्षक के रूप में लिखे जाएंगे। दूसरे चर के उतने ही स्तंभ होते हैं जितने की वर्गांतरों की संख्या हमारे पास होती है। अभी हम सवाल करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सारणी में जो पंक्तियां हैं वो होंगी जितने प्रथम चर के वर्गांतर होते हैं। जो अंतिम पंक्ति होती है, अंतिम स्तंभ होता है, उसकी आवृत्तियों के योग के लिए वो अंतिम पंक्ति या अंतिम स्तंभ होता है। प्रत्येक मद के पहले चर के माप वाले वर्गांतर के सामने दूसरे चर के माप वाले वर्गांतर के नीचे वाले कॉमन कोष्ठक एक मिलान रेखा के द्वारा हम उसको खींच देते हैं। इसी प्रकार सभी मदों के द्विचर मूल्यों को संबंधित जो कॉलम या कोष्ठक है उसमें मिलान चिन्हों के द्वारा अंकित कर दिया जाता है। फिर एक कोष्ठक के मिलान चिन्हों की गिनती कर जो उस कोष्ठक की आवृत्तियां हैं उनको लिख दिया जाता है और अंत में कॉलम वाइज और रो वाइज जो है वो योग को अंतिम स्तंभ और अंतिम पंक्ति में लिख दिया जाता है। वो उनकी टोटल होती है, ग्रांड टोटल जिसको बोला जाता है। इस प्रकार अंतिम स्तंभ और अंतिम पंक्तियों का वह योग कहलाता है। अब जो बोला गया उसे अगर एक सवाल के रूप में देखा जाए तो देखिए, इस सवाल में एज ऑफ हस्बैंड
और एज ऑफ वाइफ, ये दो चर हैं पति की आयु और पत्नी की आयु। अगर पति की आयु 24 है तो पत्नी की आयु 17 है। पति की आयु 26 है तो पत्नी की आयु 18 है। इस तरह से ये एक तालिका हमें दी हुई है। इस तालिका में इस लाइन में 10 पतियों की संख्या दी हुई है, इस लाइन में उससे संबंधित 10 पत्नियों की संख्या दी हुई है। इसी तरह इसी में नीचे जो सीरियल चल रहा है उसमें आगे वाली लाइन में ये 10 पतियों की उम्र दी हुई है और ये नीचे 10 पत्नियों की संख्या दी हुई है। अब देखिए, जैसे 11 नंबर पे जो सीरियल है उसमें पति की आयु 25 तो पत्नी की आयु 17। इसी तरह से अगर हम देखें कि पति की आयु 26 तो पत्नी की आयु 20, पति की आयु 26 तो पत्नी की आयु 17, पति की आयु 26 तो पत्नी की आयु 18। तो इस तरह से ये अलग अलग जो है वो पति और पत्नी की आयु जो है उसे दिया गया है। अब दो चर हैं, पति की आयु और पत्नी की आयु, तो इनको हमें एक द्विचर तालिका के रूप में निकालना है, बनाना है उसको। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पति की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु क्या है। ये पति की आयु दी हुई है, इसमें आप देखिए 24, 26, 27, 25। तो सबसे छोटी आयु जो है इधर इस कॉलम में भी अगर हम देखें तो सबसे छोटी आयु पति की ये 24 न्यूनतम आयु। और यदि पति की सबसे अधिकतम आयु, बड़ी आयु देखी जाए तो आप देखिए 26, 26, ये 28, ये अधिकतम आयु देखी गई है। तो न्यूनतम आयु हो गई 24 और अधिकतम आयु हो गई 28। तो इसके आधार पर पति की आयु के जो हैं कॉलम्स बनेंगे 24, 25, 26, 27 और 28। अब पत्नी की आयु देख लेते हैं। तो पत्नी की जो न्यूनतम आयु है यदि हम देखें तो ये देखिए, पत्नी की न्यूनतम आयु, सबसे छोटी उम्र की पत्नियां देखें तो 17 और सबसे बड़ी उम्र की पत्नी अगर देखें तो शायद 20, अधिकतम आयु 20। तो न्यूनतम आयु 17 और अधिकतम आयु 20। तो पत्नी की जहाँ उम्र लिखी जाएगी वहाँ कॉलम में 17, 18, 19, 20 इस तरह से लिखा जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि अगर 24 साल किसी पति की उम्र है तो पत्नी की आयु 17 साल है, तो पति की आयु के कॉलम में 24 और नीचे पत्नी की आयु में 17 के आगे जाके हमें एक खड़ी डंडी लगानी पड़ेगी। वो कैसे लगाएंगे, अब ये देखिए। सवाल के अनुरूप हमने ऊपर पति की आयु 24, 25, 26, इस तरह से 27 और 28 ये बना दिए हमने, 27, 28। अब इसी तरह से पत्नी की आयु को अगर हम देखें तो ये देखिए, पत्नी की आयु न्यूनतम आयु 17 थी और अधिकतम आयु 20। तो 17, 18, 19, 20। तो जो हमारा सवाल था उसमें देखिए कि पति की आयु 24 और पत्नी की आयु 17। तो हमने इसे यहाँ पे पति की आयु 24 और पत्नी की आयु 17, तो इसके आगे एक खड़ी डंडी लगा दी। अब यदि दूसरा देखा जाए 26 और 18, तो इसके आधार पे ये पति की आयु 26 और पत्नी की आयु 18। तो ये 18 और ये 26, इसके आगे एक हम ये डंडा लगा देंगे। इस तरह से जो 20 पति और पत्नी की आयु का कॉम्बिनेशन पिछली टेबल में दिया गया है, इसके आधार पर जो एक
टेबल बनती है कि यहाँ देखिए कि पति की आयु अगर 24 है और पत्नी की आयु 17, तो ऐसा एक ही है। पति की आयु 24 और पत्नी की उम्र 18, तो एक है। यहाँ देखिए पति की आयु 25 और पत्नी की आयु 17, तो 3 ऐसे कॉम्बिनेशन मिले, तो हमने 3 डंडे लगा दिए। पति की आयु 26, पत्नी की आयु 17, तो ये हमने एक लगा दिया। पत्नी की आयु 20 और पति की आयु 26, तो हमने एक डंडा लगा दिया। पत्नी 18 साल की है और पति 26 वर्ष का, तो वो यहाँ आएगा। तो इस तरह से हम कॉलम के अनुरूप टैली बार के माध्यम से ये खड़ी डंडियाँ हम लगाते जाएंगे और 20 के 20 जो भी हमारे कॉम्बिनेशन थे वो हमने इस टेबल में लिख दिए। फिर अगर ये एक है तो इसके आगे हमने एक लगा दिया। यहाँ ये 3 डंडियाँ हैं तो हमने इसके आगे 3 लिख दिया। इस तरह से हमने इनको लिख दिया। अब इसकी इस तरह से टोटल भी की जाएगी कि 1 और 1 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। 3 1 और 5, 3 1 और इनको जोड़ा जाए 3 1 और 1, तो ये 5 आ गए। इसी तरह से 1 3 2 1, तो यह टेबल इस तरह से बनती है। यूं भी अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ 5, इधर से हम टोटल करेंगे तो 6, इन सब की टोटल की जाएगी तो कुल मिला के जो 20 कॉम्बिनेशन थे हमारे, उनके लिए हमने आवृत्ति बनाई। और इधर से चलेंगे तो भी हमारे जो है 5 7 4 और 2, इनको मिला दिया जाए तो हमें 20 जो है वो कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा सवाल था, इस सवाल को हमने आवृत्ति बंटन के आधार पे इस रूप में हमने इसको प्रस्तुत किया है। ऐसे ही एक सवाल हम और लेते हैं। इसमें देखिए रोल नंबर दिए हुए हैं, मार्क्स इन स्टेट्स और मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, कि बच्चों के इकोनॉमिक्स में और स्टेट्स में मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं। मार्क्स दिए हुए हैं 5 17 6 स्टेट्स में। अगर 5 किसी के स्टेट्स में आए हैं तो उसके इकोनॉमिक्स में 9 नंबर आए हैं। स्टेट्स में अगर 17 आए हैं तो इकोनॉमिक्स में 16 नंबर आए हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए स्टेट्स में 13 नंबर हैं, उस बच्चे के यहाँ 4 नंबर हैं। तो इस तरह से ये एक जो है आंकड़ों का समूह हमें दिया हुआ है, इसका हमें द्विचर आवृत्ति बंटन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि सबसे पहले सांख्यिकी और अर्थशास्त्र दोनों में 25 में से अंक दिए गए, ये हमें यहाँ दिख रहा है। किसी के 5 है, किसी के 17 हैं, किसी के 15 है, किसी के 19 है। ठीक है, अब दोनों में गैप अगर हम वर्गांतर लेना चाहें तो हम इसको 5-5 का वर्गांतर दे सकते हैं और उसके आधार पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से जो है वर्गांतर देकर हम इसका एक ग्रुप इकोनॉमिक्स के लिए और दूसरी तरफ सांख्यिकी के लिए बना सकते हैं। और जैसे मार्क्स का कॉम्बिनेशन है उसके आधार पे हम यहाँ पर देखिए कि यहाँ 0 से 5 किसी के अगर मार्क्स, ये यहाँ पे इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं और ऊपर की तरफ जो मार्क्स दिए गए हैं वो स्टेट्स के मार्क्स हैं। अगर किसी बच्चे के स्टेट्स में 5 अंक, 0 से 5 के बीच अंक आए हैं और इकोनॉमिक्स में भी 0 से 5 के बीच अंक आए हैं, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है 2। विद्यार्थी जिन्होंने स्टेट्स में 5 से 10 के बीच में अंक प्राप्त किए और उनके इकोनॉमिक्स में 0 से 5 के बीच आए, ऐसे विद्यार्थी हैं 1। जिन विद्यार्थियों के इकोनॉमिक्स में 15 से 20 के बीच अंक मिले पर
स्टेट्स में उनके 0 से 5 के बीच ही आए, ऐसे विद्यार्थी हैं 1। अब देखिए यहाँ अगर हम 20 से 25, यहाँ किसी के भी अंक नहीं आए हैं, इधर 20 से 25 तो किसी के भी अंक नहीं आए। 15 से 20, अगर स्टेट्स में 15 से 20 अंक मिले हैं और इधर इकोनॉमिक्स में भी 15 से 20 अंक मिले हैं, तो ऐसे विद्यार्थी यूँ देखिए 15, इधर से भी 15 से 20 और इधर से भी 15 से 20, तो ऐसे विद्यार्थी हैं 2। तो पिछली जो टेबल है इसमें से देखते हुए हम यहाँ पर इन कॉम्बिनेशन के आधार पर जो संख्या आ रही है 1, 2 जो भी है वो हम इन खड़ी पाइयों के रूप में लिख देते हैं। अब यहाँ जैसे 2 खड़ी पाई है तो फिर इसकी आवृत्ति हो जाएगी 2, हम फिर आवृत्तियाँ निकालेंगे। यहाँ पे भी 2, ये 1 ही है तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। 5 से 10 और इधर 5 से 10 ये विद्यार्थी हैं 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। ये विद्यार्थी, ये लाइनें हैं 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब इन सब की भी नीचे टोटल की जाएगी, 2 और 2 को मिला के 2, 2 और 1 को मिला के 5, 1 और 3 को मिला के 4, इधर 1, 1 और 4 को मिला के 6। अब ग्रांड टोटल 5, 4, 6 इन सब को मिला के यहाँ 20। ऐसे इधर से भी ग्रांड टोटल आएगी 4, 1, 6, 3, इन सब को मिला दोगे तो आपको यहाँ पर टोटल मिल जाएगी 20। तो इस तरह से द्विचर, जैसे ये एक चर है हमारा स्टेट्स में मार्क्स और दूसरा चर है हमारा इकोनॉमिक्स में मार्क्स, इसमें हमने ग्रुप्स के माध्यम से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो इस तरह से ग्रुप के माध्यम से 2 चरों के मध्य आवृत्ति बंटन ये किस तरह से निकाला जाता है ये हमने देखा है।